एलएलबी सेकंड सेमेस्टर विधिक आचार, अधिवक्ताओं की जवाबदेही एवं बेंच बार संबंध नामक इस प्रश्न पत्र पर आज हम भारतीय विधिज्ञ परिषद के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय विधिज्ञ परिषद के गठन के संदर्भ में अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 की उपधारा 1 में प्राविधानित किया गया है कि जिन राज्य क्षेत्रों पर भारत का यह अधिनियम विस्तारित है, उन सभी के लिए एक भारतीय विधिज्ञ परिषद होगी, जिसे भारतीय विधिज्ञ परिषद के नाम से जाना जाएगा। इसका गठन इस प्रकार से होगा। इसमें दो प्रकार के सदस्य होंगे। प्रथम पदेन सदस्य, दूसरे निर्वाचित सदस्य। भारत का महान्यायवादी एवं भारत का सॉलिसिटर जनरल भारतीय विधिज्ञ परिषद का पदेन सदस्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य से एक एक सदस्य निर्वाचन के माध्यम से भारतीय विधिज्ञ परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य होगा। ऐसे निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक राज्य की राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से किया जाएगा। ये सभी सदस्य मिलकर के अपने ही में से एक सदस्य को अध्यक्ष एवं एक सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। इनके निर्वाचन की प्रक्रिया स्वयं भारतीय विधिज्ञ परिषद विहित करेगी। भारतीय विधिज्ञ परिषद की पदावधि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद के पदेन सदस्य की पदावधि सामान्यतया 2 वर्ष की होगी, परंतु यदि 2 वर्ष के पूर्व ही वह राज्य विधिज्ञ परिषद का सदस्य नहीं रह जाता है, तब उसकी पदावधि भी समाप्त हो जाएगी, जबकि वह राज्य विधिज्ञ परिषद का सदस्य नहीं रह गया है। इसी प्रकार निर्वाचित सदस्य के मामले में उसकी पदावधि उतनी अवधि तक के लिए होगी जब तक कि वह राज्य विधिज्ञ परिषद का निर्वाचित सदस्य बना रहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद का प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। पद रिक्ति अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड बी के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद का कोई भी सदस्य निम्न दशाओं में अपने पद से पदमुक्त समझा जाएगा, जबकि वह राज्य विधिज्ञ परिषद का सदस्य नहीं रह जाता है, अथवा लगातार 3 अधिवेशनों में बिना किसी युक्त कारण के अनुपस्थित रहता है, अथवा उसका नाम अधिवक्ता नामावली से हटा दिया गया है, अथवा भारतीय विधिज्ञ परिषद के किसी अन्य नियम के अधीन वह अयोग्य हो गया है। भारतीय विधिज्ञ परिषद का मुख्यालय भारतीय विधिज्ञ परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा अनुशासन समितियों के अधिवेशन अपने अपने मुख्यालय में हो सकेंगे। धारा 14 अभिव्यक्त रूप से अधिनियमित करती है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद का निर्वाचन को केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि कोरम पूरा नहीं था, यद्यपि कि निर्वाचन से संबंधित सूचना दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से निर्वाचन की दिनांक से 30 दिन पूर्व प्रकाशित अवश्य की जाएगी। भारतीय विधिज्ञ परिषद की परास्थिति अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद एक शाश्वत उत्तराधिकार वाली तथा सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय है, जिसे चल तथा अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का अर्जित करने, उस पर अपना अधिकार बनाए रखने तथा व्ययन करने के अतिरिक्त संविदा करने तथा अन्य विधिक या जीवित व्यक्तियों पर वाद लाने तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद पर वाद लाने की शक्ति प्राप्त है। धारा 13 के अनुसार विधिज्ञ परिषद या उसकी समिति में यदि कोई रिक्तता भी विद्यमान है, तब भी वह सुचारू रूप से अपना कार्य करती रहेगी। कर्तव्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7 के अंतर्गत भारतीय विधिज्ञ परिषद के प्रमुख कर्तव्य निम्नवत हैं। नंबर 1,
अधिवक्ताओं के लिए वृत्तिक आचार तथा शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना। नंबर 2, अपनी अनुशासन समिति द्वारा तथा प्रत्येक राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करना। नंबर 3, अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा हितों की रक्षा करना। नंबर 4, विधि अनुसार सुधार एवं उन्नयन का कार्य तथा समर्थन करना। नंबर 5, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही संचालन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना। नंबर 6, राज्य विधिक परिषद का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना। नंबर 7, संपूर्ण भारतवर्ष में विधिक शिक्षा के मानक निर्धारित करना। नंबर 8, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना तथा विधि उपाधि हेतु पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना। नंबर 9, विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करना। नंबर 10, विधिक विषयों पर प्रतिष्ठित विधिशास्त्रियों के सेमिनारों का आयोजन करना। नंबर 11, विधिक पत्र पत्रिकाओं एवं लेखों का प्रकाशन करना। नंबर 12, निर्धन एवं निःशक्त व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था करना। नंबर 13, भारत के बाहर विधि की योग्यता धारण करने वाले विदेशियों को भारत में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने के मानक अभिनिश्चित करना। नंबर 14, भारतीय विधिक परिषद की निधियों का प्रबंधन एवं विनिधान करना। नंबर 15, अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं परिषद के गठन के संदर्भ में नियम तथा रीति विहित करना। नंबर 16, उन सभी कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधिक परिषद के सुपुर्द किए गए हैं। नंबर 17, निर्धन, निःशक्त एवं आवश्यकताधीन अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी नीतियों तथा योजनाओं का निर्माण तथा संचालन करना तथा विधि सुधार का उन्नयन एवं समर्थन करना इत्यादि। भारतीय विधिक परिषद की शक्तियाँ। भारतीय विधिक परिषद को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। अधिवक्ता के रूप में नाम प्रविष्ट करने की शक्ति। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 20 यह उपबंधित करती है कि प्रत्येक ऐसा अधिवक्ता जो इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिन के ठीक पूर्व उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए साधिकार हकदार था और जिसका नाम किसी भी राज्य की राज्य अधिवक्ता नामावली में अंकित नहीं है, उसके संदर्भ में भारतीय विधिक परिषद यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे अधिवक्ता का नाम बिना किसी शुल्क को लिए राज्य विधिक परिषद की नामावली में दर्ज किया जाए तथा संबंधित राज्य विधिक परिषद द्वारा ऐसे निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। समितियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति। धारा 9 के अनुसार भारतीय विधिक परिषद अनुशासन समितियों का गठन करेगी। अनुशासन समिति 3 सदस्यों से मिलकर गठित होगी, जिसमें 2 सदस्य परिषद के निर्वाचित सदस्य होंगे, जबकि तीसरा सदस्य सहयोजित अधिवक्ता होगा जो परिषद का निर्वाचित सदस्य नहीं है। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी समिति, विधिक शिक्षा समिति सहित अनेकों समितियों का गठन किया जा सकेगा, परंतु प्रत्येक समिति में अधिकतम 9 सदस्य तथा न्यूनतम 5 सदस्य अवश्य होंगे। जहां तक कार्यकारिणी समिति का प्रश्न है, 9 सदस्यों से ही मिलकर गठित होगी, परंतु विधिक शिक्षा समिति 10 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 5 सदस्य परिषद के निर्वाचित सदस्य होंगे तथा 5 सदस्य सहयोजित अधिवक्ताओं में से जो परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं उनमें से नियुक्त किए जाएंगे। इस प्रकार समितियों का गठन एवं कर्मचारियों की नियुक्ति भारतीय विधिक परिषद द्वारा की जाएगी। सचिव एवं लेखपाल की नियुक्ति। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 11 भारतीय विधिक परिषद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह एक सचिव तथा एक लेखपाल की नियुक्ति कर सकेगी तथा सचिव एवं लेखपाल की अर्हताएं वह होंगी जो भारतीय विधिक परिषद द्वारा विहित की जाएं। लेखा परीक्षा एवं व्यवस्था। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 12 प्रावधानित करती है
कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ऐसी लेखा बहियां तथा अन्य बहियों को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से बनाएगी जिन्हें विहित किया जाए तथा उन्हें लेखा परीक्षा एवं कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत नियुक्त लेखा परीक्षकों में से समय समय पर एवं रीति से लेखा परीक्षा करवाई जाएगी जो भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा विहित की जाए। नियम बनाने की शक्ति। धारा 15 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद के पूर्व वर्णित प्राविधानों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारतीय विधिज्ञ परिषद निम्नलिखित नियम बना सकेगी। नंबर 1, बार काउंसिल के सदस्यों का गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन, निर्वाचक नामावलियां तैयार करवाना, उनका पुनरीक्षण करवाना तथा निर्वाचन की रीति एवं निर्वाचन के परिणाम का प्रकाशन किए जाने की विधिक व्यवस्था भी सम्मिलित होगी। नंबर 2, भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की रीति। नंबर 3, वह नियम जिससे निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा किया जाएगा। नंबर 4, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्तव्यों का उल्लेख। नंबर 5, भारतीय विधिज्ञ परिषद की समितियों का गठन। नंबर 6, भारतीय विधिज्ञ परिषद के अधिवेशनों का बुलाया जाना, उनका संचालन किया जाना तथा गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या का निर्धारण किया जाना। नंबर 7, भारतीय विधिज्ञ परिषद के सचिव, लेखपाल और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं एवं सेवा शर्तें निर्धारित किया जाना। नंबर 8, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, लेखा बहियों का निर्माण, रख रखाव एवं लेखा परीक्षा संबंधी नियम। नंबर 9, भारतीय विधिज्ञ परिषद की निधियों का प्रबंध एवं विनिधान। नंबर 10, निर्धन व्यक्तियों की विधिक सहायता एवं निःशुल्क परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था करना। नंबर 11, भारतीय विधिज्ञ परिषद की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना। इस प्रकार इंडियन काउंसिल फॉर लीगल एड बनाम भारतीय विधिज्ञ परिषद के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यह निर्णय किया गया कि कोई भी नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं संविधान के उल्लंघनकारी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार भारतीय विधिज्ञ परिषद को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु वह नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं संविधान के उल्लंघनकारी नहीं होने चाहिए। विधि व्यवसाय की आचार संहिता का निर्माण करने की शक्ति। धारा 36 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद अधिवक्ताओं की वृत्तिक आचरण की संहिता का निर्माण करेगी तथा संहिता का अनुपालन भी सुनिश्चित कराएगी, जिसके अंतर्गत वह अधिवक्ताओं के लिए मापदंड, मानक एवं आचरण संबंधी नियम बना सकेगी तथा उसमें वह कदाचार के लिए दंड देने की भी व्यवस्था कर सकेगी। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 36 के अनुसार किसी अधिवक्ता को उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कदाचार के लिए यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है अथवा अन्यथा परिषद के पास विश्वास करने का कारण है कि किसी अधिवक्ता ने कोई कदाचार किया है, तब वह मामले को अनुशासन समिति के सुपुर्द करेगी तथा अनुशासन समिति या तो पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा से उस मामले पर सुनवाई कर सकेगी एवं अधिवक्ता को जुर्माना द्वारा अथवा भर्त्सना करके अथवा निलंबन द्वारा अथवा विधिक व्यवसाय में अंतिम रूप से वंचित करके दंडित कर सकेगी। अपील की व्यवस्था। धारा 37 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा पारित दंडादेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकेगी। ऐसी अपील आदेश दिए जाने की दिनांक से 60 दिनों के अंतर्गत अवश्य प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए तथा परिषद उस मामले पर जब तक कि कोई सुनवाई पूरी नहीं कर लेती है, राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा पारित दंडादेश का अनुपालन निलंबित रहेगा तथा अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित करने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जाएगा। इस मामले में हरीश उत्पल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया था कि अधिवक्ता पर अनुशासनात्मक अधिकारिता विधिज्ञ परिषद को ही प्राप्त है, परंतु धारा 38 के अंतर्गत अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया जाना ही निर्णित किया गया। इस प्रकार यह स्थापित है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद अनुशासनात्मक निकाय के रूप में सर्वोच्च स्थान पर है, किंतु न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। इसके अतिरिक्त
अन्य शक्तियां भी भारतीय विधिक परिषद को प्राप्त हैं, जिसे धारा 46 के अनुसार अपने कर्तव्य पालन के लिए जिन भी कार्य एवं शक्तियों की आवश्यकता भारतीय विधिक परिषद को है, वह उनके लिए नियम बना सके।